नमस्कार साथियों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। 7 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है और लगभग 11 अप्रैल तक संचालित होगी। उसी क्रम में हम अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम संतुलित आहार और स्वास्थ्य से संबंधित 30 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आपने कितना अभ्यास किया है। सबसे पहला प्रश्न है, न्यूमोनिया खाली स्थान के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया किसके संक्रमण के कारण से होता है? ऑप्शन 1 जीवाणु, ऑप्शन 2 विषाणु, ऑप्शन 3 जीवाणु और विषाणु और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। न्यूमोनिया किसके संक्रमण के कारण से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि जो न्यूमोनिया है वह जीवाणु और विषाणु दोनों के संक्रमण के कारण से होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उच्च रक्तचाप, खाली स्थान आदि मातृ जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। कौन सी? गर्भावस्था से पहले और उसके बाद में दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित उक्त रक्तचाप और खाली स्थान आदि मातृ जटिलताओं के जोखिम की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन 1 प्री एक्लेम्पसिया, ऑप्शन 2 गर्भनाल पृथक्करण, ऑप्शन 3 गर्भावस्थाकालीन मधुमेह और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रित रक्तचाप और यहां से प्री एक्लेम्पसिया, गर्भनाल पृथक्करण, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह आदि मातृ जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ वर्ष खाली स्थान में किया गया था। कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम? ऑप्शन 1 1956 में, ऑप्शन 2 1976 में, ऑप्शन 3 1986 में और ऑप्शन 4 1996 में। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ किस सन में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में आरंभ किया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं। मसूड़ों से रक्तस्राव खाली स्थान से संबंधित है। यदि मसूड़ों से आपके खून आ रहा है तो वह किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 थायमिन से, ऑप्शन 2 विटामिन ए से, ऑप्शन 3 विटामिन सी से और ऑप्शन 4 फोलेट से। मसूड़ों से रक्तस्राव किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि यदि हमें मसूड़ों से खून आ रहा है तो ऐसा रक्तस्राव विटामिन सी से संबंधित होता है। पांचवा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्यालयी टिफिन से खाली स्थान मिलना चाहिए। विद्यालयी टिफिन से क्या मिलना चाहिए? ऑप्शन 1 कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 50%। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 50%, कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 और कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/4 भाग। विद्यालयी टिफिन से क्या मिलना चाहिए? और ऑप्शन 4 था इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालयी टिफिन से हमें मिलना चाहिए कैलोरी और प्रोटीन का दैनिक आवश्यकता का 1/3। पांचवे का आपका दूसरा एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा खाली स्थान का विकार है। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा किसका विकार है? ऑप्शन 1 यकृत का, ऑप्शन 2 वृक्क का, ऑप्शन 3 खाना पीना का या ऑप्शन 4 पेयजल का। किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा
किसका विकार है? तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, खाना पीना का एक विकार है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग नहीं है? गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 HIV या एड्स, ऑप्शन 2 रक्ताल्पता, ऑप्शन 3 सिफिलस और ऑप्शन 4 हर्पीज एवं हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी। तो इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जो रक्ताल्पता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, वह गर्भावस्था के दौरान का एक यौन संचारित रोग नहीं है, जबकि HIV या एड्स यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है और हर्पीज एवं हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी भी यौन संचारित रोग है। 8वां प्रश्न देखते हैं, नियासिन का समृद्ध स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन 1 पालक, ऑप्शन 2 साबुत अनाज, ऑप्शन 3 मक्का और ऑप्शन 4 अंडे। नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि नियासिन का समृद्ध स्रोत है अनाज, साबुत अनाज। 9वां प्रश्न देखते हैं, गोइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो खाली स्थान के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। गोइट्रोजन वे पदार्थ हैं जो किसके उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं? ऑप्शन 1 कैल्शियम के उपापचय में, ऑप्शन 2 आयोडीन के उपापचय में, ऑप्शन 3 विटामिन ए के उपापचय में और ऑप्शन 4 विटामिन बी के उपापचय में। तो गोइट्रोजन कौन से पदार्थ हैं जो किसके उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं? या इस प्रकार से समझिए कि गोइट्रोजन पदार्थ किसके उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि गोइट्रोजन वे पदार्थ होते हैं जो आयोडीन के उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। 10वां प्रश्न देखते हैं, जन्म के समय दी जाने वाली BCG वैक्सीन खाली स्थान की रोकथाम करती है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जन्म के समय जो BCG वैक्सीन दी जाती है वह किसकी रोकथाम करती है? ऑप्शन 1 किसी भी प्रकार के कैंसर की, ऑप्शन 2 टीबी और मूत्राशय कैंसर की, ऑप्शन 3 केवल मूत्राशय कैंसर की और ऑप्शन 4 केवल टीबी की। तो जन्म के समय दी जाने वाली जो BCG वैक्सीन है वह टीबी और मूत्राशय कैंसर से रोकथाम करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, अनाजों में फास्फोरस खाली स्थान से आबंधित होता है। अनाजों में फास्फोरस किससे आबंधित होता है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑप्शन 2 फाइटिक अम्ल से, ऑप्शन 3 मैलिक अम्ल से और ऑप्शन 4 न्यूक्लिक अम्ल से। अनाजों में फास्फोरस किससे आबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि अनाजों में जो फास्फोरस होता है वह फाइटिक अम्ल से आबंधित होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की NPR विधि खाली स्थान पर आधारित है। क्या कहा? प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की NPR विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 वृद्धि एवं शरीर भार के परिवर्तनों पर, ऑप्शन 2 देह नाइट्रोजन विश्लेषण पर, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन संतुलन पर और ऑप्शन 4 यकृत पुनर्जनन के पैटर्न पर। प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की NPR विधि किस पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि वृद्धि एवं शरीर भार के परिवर्तनों पर प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की NPR विधि आधारित है। 13वां प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खाली स्थान वाला होना चाहिए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन 1 अधिक कैलोरी वाला, ऑप्शन 2 अधिक प्रोटीन वाला, ऑप्शन 3 अधिक विटामिन और खनिज वाला और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को
कैसा होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को अधिक कैलोरी वाला होना चाहिए, अधिक प्रोटीन वाला होना चाहिए और अधिक विटामिन और खनिज वाला भी होना चाहिए। 14वां प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने खालिस्तान को भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खालिस्तान को यानी कब भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 1 25 फरवरी 2010, ऑप्शन 2 25 फरवरी 2012, ऑप्शन 3 25 मार्च 2012 है और ऑप्शन 4 25 मार्च 2013 है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो महामारी वाले देशों की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था। 15वां प्रश्न है, बीएमआई की गणना का सूत्र क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। बीएमआई की गणना का सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 भार अथवा किलोग्राम वटे लंबाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर वटा भार, लंबाई स्क्वायर वटा भार स्क्वायर और लंबाई स्क्वायर गुणा भार। बोलिए बीएमआई की गणना का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि भार या किलोग्राम प्रति लंबाई स्क्वायर। ठीक है ना, भार अपॉन या भार वटा लंबाई स्क्वायर। 16वां प्रश्न देखते हैं, टीटीपी वैक्सीन खाली स्थान की रोकथाम करती है। डीटीपी वैक्सीन किसकी रोकथाम करती है? ऑप्शन 1 डिप्थीरिया की, ऑप्शन 2 टिटनस की, ऑप्शन 3 पर्ट्यूसिस की और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। डीटीपी वैक्सीन किसकी रोकथाम करती है? तो ऑप्शन 1 डिप्थीरिया की भी रोकथाम करती है, ऑप्शन 2 टिटनस की भी रोकथाम करती है, ऑप्शन 3 पर्ट्यूसिस की भी रोकथाम करती है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी की रोकथाम करती है डीटीपी वैक्सीन। 17वां प्रश्न देखें तो खाली स्थान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होते हैं। खाली स्थान वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होते हैं। ऑप्शन 1 उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली, ऑप्शन 2 मध्यम सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली, ऑप्शन 3 निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली और ऑप्शन 4 अति उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली। तो कौन सी गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि जो निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाली महिलाएं हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनमें मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर की संभावना ज्यादा होती है। 18वां प्रश्न, ये 30 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह खाली स्थान में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, ऑप्शन 2 मार्च के अंतिम सप्ताह में, ऑप्शन 3 अप्रैल के प्रथम सप्ताह में और ऑप्शन 4 मार्च के प्रथम सप्ताह में। विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह मनाया जाता है। 19वां प्रश्न, कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं? ऑप्शन 1 छोटे बच्चे, विशेष रूप से वे जिनकी आयु 1 वर्ष से कम है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 कुपोषित बच्चे, मेरास्मस या क्वाशरकोर से पीड़ित बच्चे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में रहने वाले बच्चे, जैसे शहरी निर्धन, शरणार्थी आदि, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, पशुओं में कौन सा विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
और स्वतः प्रवर्तित गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है। कौन सा विटामिन है वह? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन सी, ऑप्शन 3 विटामिन ई और ऑप्शन 4 विटामिन डी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विटामिन ई पशुओं में विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कब मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था? ऑप्शन 1 15 मई 2015 को, ऑप्शन 2 15 मई 2005 को, ऑप्शन 3 15 मई 1995 को और ऑप्शन 4 15 मई 1994 को। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि 15 मई 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन 2 जननी स्वास्थ्य शिशु शिक्षा सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन 3 मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम और ऑप्शन 4 नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है। 23वां प्रश्न, नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? नवजात शिशु की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन 1 सिल्वर नाइट्रेट विलियन 1%, ऑप्शन 2 पोविडोन आयोडीन विलियन 2.5%, ऑप्शन 3 टेट्रासाइक्लिन 1% नेत्र मरहम और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो नवजात शिशु की आंखों की देखभाल के लिए ऊपर दी गई इन सभी दवाओं का सेवन किया जा सकता है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 24वां यदि प्रश्न देखें तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 टीबी के संपर्क में आने वाले लोगों में टीबी संक्रमण विकसित भी हो सकता है और नहीं भी। ऑप्शन 2 टीबी संक्रमण से ग्रस्त लोगों में टीबी रोग विकसित हो भी सकता है और नहीं भी। ऑप्शन 3 संक्रमण के बाद के पहले 2 वर्षों में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम सर्वाधिक होता है और ऑप्शन 4 टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता है। तो हमें गलत कथन पहचानना है और अलग से समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है, क्योंकि यह गलत कथन है कि टीबी के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। 25वां प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान है। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान क्या है? ऑप्शन 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 4.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम या 6 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम और 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जनन मान है ऑप्शन 1 4.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। आपका ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, आज तबीयत थोड़ी सी ऊंची नीची हो रही है इसलिए बहुत आराम से बोल पा रहा हूं। 26वां प्रश्न है, वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है। वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु ऑप्शन 1 6 माह है, ऑप्शन 2 1 वर्ष, ऑप्शन 3 3 माह है और ऑप्शन 4 15 माह है। वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि वेरिसेला वैक्सीन की पहली खुराक के लिए न्यूनतम आयु है कम से कम 1 वर्ष। 27वां यदि प्रश्न देखें तो इनमें से कौन मेरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? मेरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन 1 पेशी क्षय, ऑप्शन 2 वृद्धि धीमी हो जाना, ऑप्शन 3 चंद्रमुख और ऑप्शन 4 निर्जलीकरण।
इनमें से कौन मेरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि चंद्रमुख होना मेरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत और लक्षण नहीं है। 28वां यदि प्रश्न देखें तो जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का लाभ क्या होता है? जन्म के बाद शिशु और माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का लाभ क्या होता है? ऑप्शन 1 माता शिशु को गर्म बनाए रखती है, बिल्कुल सही है। माता और शिशु के बीच की समीपता से माता में शिशु से जुड़ाव लगाव उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है। इस संपर्क से आरंभिक स्तनपान सफल होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी लाभ हैं जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के। 29वां प्रश्न है, संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है। संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को खाली स्थान में विभाजित किया गया है। ऑप्शन 1 2 तिमाहियां यानी कि 6 महीने, बिल्कुल नहीं। 3 तिमाहियां, 4 तिमाहियों और 5 तिमाहियों। तो ये एक तिमाही में 3 महीने होते हैं और संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को 9 महीने मान के चलो तो 3 तिमाहियां हो जाएंगी। ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि को 3 तिमाहियों में विभाजित किया गया है। और 30वां और आखिरी प्रश्न आज का देखते हैं हम, इनमें से कौन एक वायुवाहित रोग नहीं है? ऑप्शन 1 चेचक, 2 इन्फ्लुएंजा, 3 एंथ्रेक्स और 4 हैजा। तो वायुवाहित रोग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा कि हैजा एक वायुवाहित रोग नहीं है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा और एंथ्रेक्स एक वायुवाहित रोग हैं। इस प्रकार से अभी हमने 30 प्रश्नों का अभ्यास आपके सामने रखा। यदि तबीयत साथ देती तो और भी प्रश्नों का अभ्यास करते, लेकिन ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण थे और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने में लगातार जब तक आपके पेपर खत्म नहीं हो जाते तब तक लेकर के आऊंगा। इसलिए आप हमारे साथ बेफिक्र होकर के जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।